हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्लास 11th अकाउंट्स। हम लोग क्लास 11th अकाउंट्स में जर्नल चैप्टर पढ़ रहे थे और आज जर्नल की लास्ट कॉन्सेप्ट है जो है बैंकिंग ट्रांजैक्शन। तो हम लोग सीखने वाले हैं कि बिजनेस में जो बैंक के साथ लेन देन होती है उसकी जर्नल एंट्री कैसे की जाती है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है और आज के क्लास के साथ ही हम लोग जर्नल को द एंड करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन द टुडे क्लास। चलो बच्चों, तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन शुरू करने से पहले हम लोग जो स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्शन पढ़े थे उसमें एक दो ट्रांजैक्शन जो पेंडिंग है उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। वो छोटा छोटा है, उसके बाद हम लोग आज बैंकिंग ट्रांजैक्शन शुरू करेंगे और आज ही हम लोग कंप्लीट भी कर देंगे। ठीक है, तो देखो हम लोग जो बिजनेस ट्रांजैक्शन स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्शन पढ़े थे उसमें हम लोग कितने पॉइंट तक पढ़े थे। ये तो यहां से शुरू हो गया था लेक्चर 7 में हम लोग ने एडजस्टमेंट एंट्री किया था। ठीक है, उससे पहले हमने टोटल 5 कॉन्सेप्ट पढ़े थे स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्शंस के। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो 6 पढ़ने वाले हैं, 6 और 7 कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 6। ठीक है, ये क्या है सर, बहुत छोटा छोटा है जो हम लोगों ने उस टाइम में उसी टाइम में कवर कर देते बट वो मिस हो गई थी, इसको हम लोग अभी कवर कर देते हैं। ठीक है, क्या है सर, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर अगर हम कोई खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं किसके ऊपर, मशीन के ऊपर, इंस्टॉलेशन पे, एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन या उसको हटाने में, मशीन को निकालने में उसको बोला जाता है इरेक्शन। क्या बोला जाता है, इरेक्शन। ठीक है, एंड रिपेयर ऑफ मशीन, एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन, इरेक्शन एंड रिपेयर ऑफ मशीन। अब देखो बच्चों, उसके पहले थोड़ा सा हम लोग आइडिया ले लेते हैं। मशीन क्या होता है सर, मशीन हमारा एक फिक्स्ड एसेट्स होता है जो बिजनेस को चलाने में मदद करती है, बिजनेस के ऑपरेशन में हेल्प करती है। ठीक है, अब जब मशीन हम खरीदने के लिए जाते हैं, ठीक है, जब मशीन खरीद के लाते हैं तो कुछ एक मशीन होती है जिसको इंस्टॉल भी करना पड़ता है, इंस्टॉल भी करना पड़ता है। जैसे आपको बिजनेस में, फैक्ट्री में बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा चाहिए होगा। ठीक है, तो हमने गया सीसीटीवी कैमरा खरीद के लाया और सीसीटीवी कैमरा खरीद के लाने से ही काम नहीं चलेगा, उसको इंस्टॉल भी कराना पड़ेगा। तो जो पर्सन, जो मैकेनिक इंस्टॉल करेगा सीसीटीवी कैमरा को, वो भी कुछ ना कुछ चार्ज लेता है। ठीक है, तो हमको इंस्टॉलेशन में कुछ खर्चे करनी पड़ती है। तो जो इंस्टॉलेशन में जो खर्चा होता है उसको भी हम हमेशा उस एसेट का पार्ट मानते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो आपने कार खरीदी, आपने एक कार खरीदी और जब आपने कार खरीदा तो उस टाइम में आप जो भी खर्चा करते, जैसे आप कार के अंदर जो है ना सीट कवर लगाए, ठीक है, कुछ आपने मिरर में कुछ अलग डिजाइन का मिरर लगाया, तो उस तरह के जो भी खर्चा होता है उसको आप क्या बोलते हो कि हमने कार जो खरीदा, मान के चलो आपने 4 लाख की कार खरीदी और 10,000 रुपया इधर उधर का आपने खर्चे किए, तो आप क्या बोलोगे कि हमारी कार की जो कॉस्ट है वो 4 लाख नहीं बोल के आप जो घर पे आओगे तो बोलोगे 4,10,000 की कार हमें पड़ी। यानी आप खरीदते टाइम में जो भी खर्चे करते हो उसको उस एसेट का पार्ट बना देते हो। तो बिल्कुल सत्य है, हम लोग अकाउंटिंग भी उसी तरह से करने वाले हैं। ठीक है, अब जैसे देखो हमने कोई मशीन खरीदी, हमने कोई मशीन खरीदी, मशीन क्या किया, परचेज किया, मशीन परचेज किया। ठीक है, और उस मशीन को हमें इंस्टॉलेशन भी करना पड़ा, मशीन को इंस्टॉल भी करना पड़ा। ठीक है, इस मशीन की इंस्टॉलेशन हुई, इंस्टॉलेशन हुई। अब इंस्टॉलेशन का जो खर्चा है, ठीक है, अब इंस्टॉलेशन कराते टाइम में हमें बहुत सारे, इंस्टॉलेशन कराते समय हमें बहुत सारे वेजेस पे किए करने होंगे, हमें कुछ भाड़ा लगा होगा, फ्रेट पे किए होंगे, ठीक है, कुछ कैरेज वगैरह लगा होगा। तो ये सब का सब जो हमने खरीदने से लेके उसको मशीन को अपने यहां लाने में, इंस्टॉल कराने में जितने भी खर्चे आए, जितने भी खर्चे आए, सब के सब हमारे लिए क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है।
सबको हम उस एसेट का पार्ट मानेंगे, सबको हम क्या करेंगे, उस एसेट का पार्ट मानेंगे। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे सर, उस अकाउंट यानी मशीन से रिलेटेड है तो यहाँ पे मशीन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्लियर हो गया कि हम कोई भी एसेट खरीदते हैं, उसको इंस्टॉल कराते हैं तो उसको लाने में भाड़ा लगता है, इंस्टॉल कराने में मजदूरी लगता है, तो वो सब उस एसेट का पार्ट होता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि हमारे पास ये मशीन तो आ गया, मशीन आ गया यानी मशीन हमारे पास है अवेलेबल, मशीन पहले से है। ठीक है, मशीन क्या है, पहले से है, और वो मशीन क्या हो गई, कुछ उसमें गड़बड़ी हो गई, कुछ खराबी हो गई, तो हम उसका रिपेयर कराए। ठीक है, उस मशीन का क्या किया, रिपेयर कराए। हमारे पास ओल्ड मशीन था, हमारे पास कोई पुरानी मशीन थी और हमने उसका क्या किया, रिपेयर कराया। ओल्ड मशीन का क्या किया, ये अलग पार्ट है। ठीक है, इसको दूसरा पार्ट आप बनाओ। इस ओल्ड मशीन की हमने रिपेयरिंग कराई, मशीन पुरानी हो गई थी, उसको रिपेयरिंग कराई। तो ये क्या है सर, क्या इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे? बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। अगर ये नॉर्मल रिपेयरिंग है, ध्यान रखना, अगर हम ये नॉर्मल यानी हर साल हम इसकी रिपेयरिंग कराते हैं, ये नॉर्मल रिपेयरिंग है, तो इस केस में हमारा जो है ये खर्चा के कैटेगरी में आएगा। इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंसेस बोलेंगे। और इस केस में एक्सपेंसेस बोलेंगे तो हम रिपेयर अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, रिपेयर अकाउंट डेबिट कर देंगे। ठीक है, चलो यहां क्लियर हो गया कि अगर कोई मशीन है या कुछ भी एसेट है जिसकी हम रिपेयरिंग कराते हैं, वो नॉर्मल खर्चा है तो हम उसे उस खर्चे को डेबिट करते हैं। ठीक है, अब आपको कोई एक ऐसा आएगा कि आप उस मशीन को, आपके पास कोई मशीन थी, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनना होगा। तो मैंने अभी तक दो बातें कवर की कि अगर किसी मशीन को इंस्टॉलेशन कराना हो, यानी फर्स्ट पॉइंट कि इंस्टॉलेशन कराना हो तो क्या करेंगे, हमारा नॉर्मल कोई रिपेयरिंग का खर्चा हो गया तो क्या करेंगे। अब मैं थर्ड पॉइंट की बात करता हूं कि हमारे पास कोई पुरानी मशीन थी, हमारे पास कोई पुरानी मशीन थी और हमने क्या किया, उसके कुछ उस मशीन, अब देखिए कि मार्केट में नया मशीन आ रहा था तो हम ये मशीन जो है, हमने उस मशीन को क्या किया, रिनोवेट किया। ठीक है, उस मशीन को क्या किया, रिनोवेट करके इसकी लाइफ बढ़ा दी, लाइफ स्पैन इंक्रीज कर दी, इस मशीन की इंप्रूवमेंट बढ़ गई। ठीक है, मैंने इसका रिनोवेशन किया, नॉर्मल रिपेयरिंग नहीं है, इस रिनोवेशन के वजह से इसका लाइफ स्पैन बढ़ गया, यानी इस मशीन की उम्र बढ़ गई, यानी इस मशीन की इंप्रूवमेंट हो गई, यानी ये मशीन जो है इसका मैं बोलता हूं कि लाइफ स्पैन बढ़ गई। ठीक है, और साथ में इस मशीन का इंप्रूवमेंट भी हुआ। ठीक है, उस केस में हम इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे। उस केस में हम क्या करेंगे सर, उस केस में हम इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे और मशीन अकाउंट डेबिट करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर मान के हम क्या करेंगे, मशीन अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, मशीन अकाउंट डेबिट कर देंगे। तो आपने क्या सीखा, तीन केस हो सकता है आपके सामने में, कोई भी एसेट, मैंने मशीन का एग्जांपल लिया, हो सकता है वो मोटर कार हो, ठीक है, वो कोई प्लांट हो, बट क्या आपको देखना है कि अगर हम उस एसेट की इंस्टॉलेशन यानी वो खरीद कर लाने से लेके उसको इंस्टॉल कराने तक का खर्चा जो होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, यानी वो एसेट में जुड़ जाएगा, हम उसे खर्चा नहीं मानेंगे। ठीक है, वो असेट में जुड़ जाएगा, यानी वो बैलेंस शीट में दिखेगा, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा, कोई नॉर्मल सा रिपेयरिंग है, असेट पुराना हो गया, हर साल उसको रिपेयरिंग करानी पड़ती है, तो ये हमारा खर्चा है, उसके लिए रिपेयर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। लेकिन कोई असेट है जिसको हम क्या किए, उसको एक्सटेंड किए, उसका जो लाइफ स्पैन बढ़ गया है, उसके वजह से उसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ गया है। मैंने क्या बोला कि उस वजह से, रिनोवेशन के वजह से, आप यहां पे एक वर्डिंग और भी जोड़ लो, इस रिनोवेशन के वजह से प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो गया है। अब बताओ कि ये नॉर्मल खर्चा तो नहीं हुआ,
ये नॉर्मल खर्चा तो नहीं हुआ कि इसके वजह से हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, तो इसे हम नॉर्मल खर्चा नहीं मान के क्या मानेंगे, ये हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और जो भी एसेट है, अगर मशीन है तो मशीन का वैल्यू बढ़ जाएगा, यानी मशीन अकाउंट डेबिट कर देंगे, और जो भी कैश और बैंक में जो भी पेमेंट हुआ है कैश और बैंक क्रेडिट कर देंगे। तो ये था कॉन्सेप्ट आपका एक्सपेंडिचर जो करते हो आप मशीन के ऊपर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 7, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आप हेडिंग डालना कॉन्सेप्ट नंबर 7। अब कॉन्सेप्ट नंबर 7 और ये 6, इसको आप यहाँ पे स्पेशल बिजनेस ट्रांजेक्शन हेडिंग में डाल दो, ठीक है। आप क्या डालो, हेडिंग जो है इसको थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करता हूं, और यहाँ पे आप हेडिंग डाल दो स्पेशल, अपने पेज के ऊपर ये स्पेशल बिजनेस ट्रांजेक्शन का पार्ट था, तो आपको पता चल जाएगा स्पेशल बिजनेस ट्रांजेक्शन, स्पेशल बिजनेस ट्रांजेक्शन का पार्ट था ये, ठीक है। चलो अब आप बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 7 की। कॉन्सेप्ट 7 ये भी सिमिलर टाइप का है। एक्सपेंडिचर आप इनकर्ड कर रहे हो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, यानी आप अपने बिजनेस में कोई बिल्डिंग बना रहे हो। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मतलब होता है बनाना, ठीक है। आप कोई बिल्डिंग तैयार कर रहे हो, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। अब देखो बच्चों, जब आप बिल्डिंग बनाते हो तो आपको बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। एग्जाम्पल अगर लूं, जैसे आप मटेरियल खरीदते हो, परचेज करते हो ऑफ मटेरियल, जैसे बालू, सीमेंट, गिट्टी, ये सब क्या खरीदते हो, ये मटेरियल है, ये सब आप खरीदते हो बिल्डिंग बनाने के लिए, ठीक है। आपको लेबर का पेमेंट करना पड़ता है, यानी पेमेंट करना पड़ता है वेजेस, ठीक है, पेमेंट करना पड़ता है वेजेज। तो बेसिकली ये दो खर्चा होता है, मटेरियल और वेजेज। अब बताओ, अगर नॉर्मल बच्चे जो अभी तक समझे हैं वो क्या समझेंगे कि सर ये मटेरियल है, ये वेजेज है, तो हमारा खर्चा है, खर्चा को डेबिट कर देते हैं, कैश बैंक जाता है क्रेडिट कर देते हैं। बट देख, आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये जो खर्चा कर रहे हैं, मजदूरी पे कर रहे हैं या मटेरियल खरीद रहे हैं, ये खर्चा किस वजह से कर रहे हैं, सर बिल्डिंग बनाने के लिए। तो ये सब जो है ना बिल्डिंग का पार्ट होगा, ना कि हमारे खर्चे का पार्ट होगा। इसके लिए इसीलिए इन सबको जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। इन सबको क्या माना जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सर बिल्डिंग बन रहा है तो हम यहां पे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कर देंगे। सर क्रेडिट किसको करेंगे, भाई कैश में पेमेंट कर रहे हो तो कैश को क्रेडिट कर रहे हो, बैंक में पेमेंट कर रहे हो, बैंक के उधार है तो जो जिस व्यक्ति से उधार खरीद रहे हो उसको क्रेडिट करो, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों का जो स्पेशल बिजनेस ट्रांजेक्शन था वो हो जाता है खत्म, ठीक है। तो हमने जो डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शंस था उसको कंप्लीट किया, उसके बाद हमने स्पेशल बिजनेस ट्रांजेक्शंस पढ़े थे, उसके बाद हमने पढ़े थे एडजस्टमेंट एंट्री, और उसके बाद हमने पढ़े थे ओपनिंग जर्नल एंट्री, ठीक है। हम इसके अलावा जर्नल में हम लोग का जो लास्ट कॉन्सेप्ट छूटा हुआ है वो है बैंकिंग ट्रांजेक्शन, जिसको हम लोग आज ही शुरू करते हैं, और उसके बाद हम लोग की जर्नल जो हो जाएगी वो हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है। चलो चलो बच्चों, तो अब आप लोग अपने कॉपी में फ्रेश पेज में हेडिंग डालो बैंकिंग ट्रांजेक्शंस, बैंकिंग ट्रांजेक्शंस, ठीक है। बैंकिंग ट्रांजेक्शन यानी बैंक से संबंधित लेन देन। अब देखो बच्चों, जैसे एज अ पर्सन हम लोग अपना खाता खुलवाते हैं बैंक में, ठीक है, उसी तरह से बिजनेस भी क्या करती है, अपना खाता बैंक में खुलाती है, ठीक है। बिजनेस क्या करती है, ओपन करती है अकाउंट्स, बिजनेस ओपन करती है अकाउंट्स। आप लोग साथ में नोट्स भी तैयार करते चलोगे, ठीक है। बिजनेस क्या करती है, ओपन करते हैं अकाउंट्स, किस में, बैंक में, इन अ बैंक, टू कैरी बिजनेस ट्रांजेक्शन, टू कैरीज ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन को कैरी करने के लिए, ठीक है, बिजनेस क्या करती है, बैंक में अपना खाता ओपन करती है। अब देखो इसमें ध्यान से देखना, जब बैंक ओपन करती है तो उनके पास बहुत सारा ऑप्शंस होते हैं बैंक अकाउंट में खाता खुलवाने के लिए, बहुत सारे अलग अलग तरह के खाते होते हैं।
जिसमें जनरली जो कॉमन है वो दो अकाउंट्स आपको देखने को मिलेंगे। एक मिलेंगे आपको सेविंग्स अकाउंट, एक मिलेंगे आपको सेविंग्स अकाउंट, दूसरा मिलता है आपको करेंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट, ये दो कॉमन है, ठीक है। अब देखो सेविंग अकाउंट्स क्या है, बहुत सिंपल, पैसा रखने के लिए, पैसा जमा करने के लिए, यानी अकाउंट्स में आपके पास कुछ पैसा है जो अकाउंट्स में आप रखना चाहते हो, तो आपको रखना है टू कीप मनी, ठीक है, टू कीप मनी इन बैंक, ठीक है, उसके लिए आपको सेविंग अकाउंट चाहिए। अब करेंट अकाउंट क्या होता है, देखो सेविंग अकाउंट में आप दिन में ऐसा हजारों ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते, ठीक है, उसकी कुछ लिमिटेशंस होती है, कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है। अगर आप रेगुलर डे टू डे ट्रांजैक्शन आप सेविंग अकाउंट में करोगे तो फिर बैंक जो है एक्स्ट्रा चार्ज ले लेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेविंग अकाउंट में बैंक को क्या करना होता है, ब्याज देना पड़ता है। यानी आप जो पैसा एज अ बिजनेसमैन, आप जब अपना बिजनेस का पैसा अगर बैंक में सेविंग अकाउंट में रखते हो तो बैंक आपको इंटरेस्ट देती है एक सर्टेन रेट पे, ठीक है। अब बात करते लेकिन आपको तो रोज बहुत सारे लेन देन करने पड़ते हैं, जो आजकल तो बैंक से ही सारे लेन देन तो बैंक से ही होते हैं, तो डे टू डे ट्रांजैक्शंस के लिए आपको करंट अकाउंट यूज करने होते हैं। डे टू डे ट्रांजैक्शंस के लिए आपको करंट अकाउंट यूज करने होते हैं, डे टू डे ट्रांजैक्शंस के लिए, ठीक है। अब देखो करेंट अकाउंट, याद रखना एक चीज देखना, सेविंग अकाउंट का बैलेंस हमेशा जो है वो क्रेडिट रहता है बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेविंग अकाउंट का जो बैलेंस होता है हमेशा क्रेडिट रहता है। बैलेंस क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, बैंक हमेशा क्रेडिट और डेबिट का जो है वो बैंक अपने पासबुक में देखती है। तो आप देखोगे सेविंग अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट रहता है। लेकिन सर बैंक तो हमारे लिए एसेट होता है, तो हमारे लिए तो हमेशा बैंक का बैलेंस जो है वो डेबिट रहना चाहिए, ठीक है। बट एक चीज आपको याद रखना होगा कि करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है बिजनेसमैन के लिए। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ये क्या होता है सर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होता है कि देखो बिजनेसमैन जो बिजनेस कर रहे हैं वो अपना पैसा इतनी सारे लेन देन करते हैं, तो बैंक के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, और बैंक बोलती है कि आपके पास पैसा नहीं भी है, मान के चलो आपके खाते में पैसा नहीं भी है, तब भी अगर आपको बिजनेस में कभी जरूरत होती है इमरजेंसी में, तो आप चाहो तो करंट अकाउंट से पैसा नहीं भी है तब भी निकाल सकते हो, ओवरड्राफ्ट कर सकते हो। यानी अकाउंट में पैसा नहीं है फिर भी आप एक्स्ट्रा निकाल सकते हो, उसको बोला जाता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। इस पे बैंक चार्ज लेती है। ऐसा देखो, मैंने सेविंग में क्या बोला कि सेविंग में आपका पैसा बैंक में जमा रहता है तो बैंक आपको ब्याज देती है। करंट अकाउंट में तो कोई इंटरेस्ट का सवाल ही नहीं होता है कि आप पैसा रखोगे भी तो भी करंट अकाउंट जो है आपको बैंक इंटरेस्ट नहीं देती है। बट करंट अकाउंट में आपको एक फैसिलिटी देती है कि आपके पास पैसा नहीं है फिर भी आप चाहो तो पैसा निकाल सकते हो इमरजेंसी आने पे, बट उस पे बैंक चार्ज लेगी, उस पे बैंक क्या करेगी? चार्ज लेगी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब देखो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके ट्रांजैक्शन सेविंग अकाउंट में हुए हैं या करंट अकाउंट में हुए, अकाउंटिंग तो सेम ही होंगे, अकाउंटिंग तो सेम ही होंगे। और हम लोगों को क्या देखना है कि बैंक अकाउंट हमारे लिए असेट अकाउंट है, बैंक अकाउंट हमारे लिए क्या है? असेट अकाउंट है, असेट्स अकाउंट है। और असेट अकाउंट का क्या रूल है सर? असेट अकाउंट का रूल क्या है? आपको क्लियर का रूल तो पता होगा कि सर जब असेट इंक्रीज होता है, असेट जब इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट करते हैं, असेट जब बढ़ता है तो हम उसे डेबिट करते हैं, और जब घटता है डिक्रीज होता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो यही रूल बैंकिंग ट्रांजैक्शन में भी अप्लाई होता है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल रूल है बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए। जब भी बैंक का बैलेंस बढ़ेगा तो हम उसे डेबिट करेंगे, जब भी बैंक का बैलेंस घटेगा तो हम उसे क्रेडिट करेंगे, ठीक है। चलो तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि किस किस ट्रांजैक्शन के वजह से हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा और किस किस ट्रांजैक्शन के वजह से हमारा बैंक बैलेंस घटेगा यानी डिक्रीज होगा। ये तो आपने देख लिया कि जब भी आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो आप उसे डेबिट करोगे, क्योंकि बैंक जो है वो एक असेट अकाउंट है। और जब भी बैंक
का बैलेंस आपका घटेगा तो आप उसे क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। ठीक है, चलो तो अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि कौन कौन सा ट्रांजेक्शन है जिसकी वजह से आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। ठीक है, तो साथ में आप लोग भी इस तरह से फॉर्मेट तैयार करो। ठीक है, आप लोग के पास स्केल होना चाहिए, क्योंकि आप अकाउंटिंग में बिना स्केल के आप अकाउंट्स नहीं सीख सकते हो और अकाउंट्स नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो अब देखो, एक साइड होगा इंक्रीज, यानी कब कब हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। ठीक है, यानी इंक्रीज होगा, तो इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट क्या करेंगे सर, डेबिट करेंगे। ठीक है, और कुछ ट्रांजेक्शन है जिसके वजह से बैंक अकाउंट आपका क्या हो जाएगा सर, डिक्रीज हो जाएगा, यानी घट जाएगा। तो घट जाएगा तो आपको बैंक अकाउंट क्या करने होंगे सर, क्रेडिट करने होंगे। बैंक अकाउंट को क्या करने होंगे, क्रेडिट करने होंगे। ठीक है, अब देखो दो चीज तो आपने बेसिक बिजनेस ट्रांजेक्शन में आपने देखा था। ठीक है, कि जब भी आप पैसा जमा करते हो तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाता है। आपने जर्नल एंट्री सीखी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और दूसरा आपने देखा था, जब भी आप पैसा निकाल लेते हो बैंक से तो आपका बैंक बैलेंस घट जाता है, यानी एंट्री आपने किया था कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो पहला होता है कि जब भी आप डिपॉजिट करोगे कैश, ठीक है, आप क्या करोगे, डिपॉजिट, डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना। आप कैश जमा करोगे, आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। आप चेक जमा करोगे, यानी किसी से आपको चेक मिला और आपने चेक जमा कर दिया अपने बैंक में। ठीक है, किसी से ड्राफ्ट मिला, सर ड्राफ्ट क्या होता है, ड्राफ्ट भी चेक के जैसा ही होता है। ठीक है, जो इशू किया जाता है। ठीक है, आपने डिपॉजिट कर दिया, तो चाहे कैश हो, चाहे चेक हो, चाहे ड्राफ्ट हो, ये एटसेट्रा, इसके अलावा दूसरा इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है। ये जब आप बैंक में जमा करते हो, ये जब आप बैंक में जमा करते हो तो क्या होगा सर, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो हम बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं सेकेंड पॉइंट की। कभी कभी होता है कि आपको कस्टमर चेक नहीं देके आपको बोलते हैं कि सीधे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। आजकल तो नेफ्ट होता है, फंड ट्रांसफर होता है, गूगल पे, फोन पे, इतना सारा यूपीआई ट्रांसफर है, तो कस्टमर बोलता है कि सीधे हम आपके खाते में जमा कर देते हैं, यानी कस्टमर से डायरेक्टली पेमेंट बैंक में जमा हो जाता है। क्या मैं बोल रहा हूं, पेमेंट डायरेक्टली रिसीव बाय द बैंक, पेमेंट डायरेक्टली रिसीव्ड बाय द बैंक। ठीक है, पेमेंट जो है सीधे बैंक से में जमा किया जाता है, पेमेंट डायरेक्टली रिसीव बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, यानी कस्टमर के बिहाफ में सीधे बैंक अकाउंट में जमा कर दिया जाता है। तो पैसा क्या हो जाता है, कस्टमर अगर डायरेक्ट पैसा हमारे बैंक अकाउंट में जमा करेगा तो आप फटाफट बताओ कि बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि नहीं, बिल्कुल बढ़ेगा सर, हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्रेडिट किसको करेंगे, तो सर उस कस्टमर से जिससे पैसा आया है उसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है कि कभी कभी बैंक, कभी कभी क्या, ऑन अ क्वार्टरली बेसिस पे सेविंग अकाउंट पे बैंक इंटरेस्ट देती है। सेविंग अकाउंट में बैंक क्या करती है, इंटरेस्ट देती है। तो इंटरेस्ट तो हमारे लिए इनकम है, वो इंटरेस्ट का पैसा आपके बैंक में जमा कर देती है बैंक, तो इससे बैंक का बैलेंस क्या हो जाता है सर, बढ़ जाता है। तो इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, आपका पैसा पे इंटरेस्ट बैंक दे रही है, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। तो जनरली ये 3 केसेस है, 3 ट्रांजेक्शंस होते हैं जिनके वजह से आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आप पैसा जमा कर रहे हो, ठीक है, चेक जमा कर रहे हो या कोई ड्राफ्ट जमा कर रहे हो, कोई कस्टमर सीधे आपके अकाउंट में पैसा जमा कर दिया, या तीसरा केस होता है कि इंटरेस्ट जो है बैंक अलाउ कर रही है, यानी आपके बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट कर रही है। अलाउड का मतलब होता है क्रेडिट करना। ठीक है, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, यानी क्रेडिटेड आप बोल सकते हो, क्रेडिटेड बाय द
बैंक। तो ये 3 ट्रांजेक्शन थे जिसके वजह से आपकी बैंक बैलेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी हर हाल में आप बैंक अकाउंट डेबिट करने वाले हो। ठीक है, चलो अब डिक्रीज की बात करते हैं। तो डिक्रीज क्या क्या होगा सर? एक तो आपने बताया विथड्रॉ कर रहे हैं कैश, क्या कर रहे हैं, विथड्रॉ कर रहे हैं कैश फ्रॉम बैंक, विथड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक। आप क्या कर रहे हो, बैंक से पैसा निकाल रहे हो। अब देखो वो पैसा आप बैंक, जो आपका बैंक अकाउंट जो है बिजनेस का बैंक अकाउंट, उसमें से पैसा निकाल रहे हो, चाहे आप बिजनेस में खर्चा करो चाहे आप पर्सनल यूज करो, ठीक है, बट बैंक आपका घटेगा। ठीक है, ऑफिस यूज के लिए या डोमेस्टिक यूज के लिए बैंक अकाउंट घटेगा हमेशा। अगर ऑफिस के लिए पैसा निकाल रहे हो तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। अगर आप घर के लिए खुद के लिए पैसा निकाल रहे हो तो वहां पे ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जो हमने पढ़ रखे हैं ऑलरेडी। ठीक है, चलो अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं कि देखो आपको कस्टमर से चेक मिला, आपने चेक जमा कर दिया और वो चेक क्या हो गया, डिजॉनर हो गया। डिजॉनर का मतलब क्या होता है कि सर चेक ऐसा हुआ कि आपको चेक मिला और आपने बैंक में जमा किया, अब वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आना चाहिए था, बट बैंक जो है उसको एक्सेप्ट नहीं किया उस चेक को। उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं डिजॉनर होने के रीजन। सबसे जो इंपॉर्टेंट रीजन होता है, सबसे जो बोल सकते हो महत्वपूर्ण रीजन होता है, वो होता है इनसफिशिएंट ऑफ फंड, यानी आपको कस्टमर बेवकूफ बना दिया, आपको चेक काट के दे दिया कि ये लो चेक, ठीक है, और उसके खाते में पैसा ही नहीं है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बैंक तो आपके अकाउंट में जमा नहीं करेगी पैसा, क्योंकि उसके खाते में पैसा रहता तब तो उसके खाते से काट के आपके खाते में जमा करती, तो उसके वजह से चेक डिजॉनर होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कभी सिग्नेचर मिसमैच हो जाता है, या कहीं चेक कहीं फटा हो गया, मतलब कुछ चेक को आपने फोल्ड कर दिया। ठीक है, इस सब के वजह से चेक कभी कभी क्या होता है, बाउंस हो जाता है। आपने नाम सुना होगा चेक बाउंस हो गया, तो बैंक उस पर पेनल्टी भी लगाती है, जिसका चेक था, जिसने चेक दिया था उस पर पेनल्टी भी चार्ज करती है। ठीक है, बट अल्टीमेटली आपको अकाउंटिंग में क्या देखना है कि हमने जब किस कस्टमर से चेक लिया था और बैंक में जब जमा किया था तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट किए थे, अब वो चेक डिजॉनर हो गया तो हमारा बैंक क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, हम क्या बोले, ऑन डिजॉनर ऑफ चेक, डिसऑनर ऑफ चेक जो ऑलरेडी बैंक में जमा था, वो चेक डिसऑनर हो गया, ऑलरेडी डिपोजिटेड इन बैंक, ऑलरेडी डिपोजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, चलो तीसरा केस क्या हो सकता है कि आपने कोई खर्चा किया और खर्चे के बदले में आपने चेक इशू कर दिया, या किसी क्रेडिटर को पेमेंट करना है तो आपने चेक इशू कर दिया, यानी आप इशू कर रहे हो चेक फॉर एनी पेमेंट, आप इशू कर रहे हो चेक फॉर एनी पेमेंट, किसी खर्चा के लिए, फॉर एनी पेमेंट। ठीक है, आप कोई खर्चा कर रहे हो या क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हो, उसके लिए आप चेक इशू कर रहे हो। ध्यान से सुनना मेरी बात, आप चेक किसी को दे रहे हो, ठीक है, चेक किसी को दे रहे हो या कोई खर्चा किए, तो उसके वजह से आपका बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट करना। जब भी आप चेक इशू करते हो आप बैंक अकाउंट क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। ठीक है, इसके अलावा सर, इसके अलावा कभी बैंक चार्ज काट लेती है, ठीक है, आपको बताया था ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी पे इंटरेस्ट काटती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है बैंक, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ये जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है उस पे इंटरेस्ट चार्ज करती है बैंक। ठीक है, तो ये 4 केस हो सकता है जिसके वजह से बैंक अकाउंट घटता है। कौन कौन सा केस सर, जब आप कैश निकाल रहे हो बैंक में से, ठीक है, चेक डिजॉनर हो गया, जो चेक जमा हो गया था बैंक में वो चेक डिजॉनर हो गया। तीसरा, आप चेक इशू कर रहे हो किसी पेमेंट के लिए, ठीक है, बैंक का। चौथा, बैंक चार्ज करती है या कोई इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है बैंक के द्वारा ऑन
ओवरड्राफ्ट। ठीक है, कब कब बैंक का बैलेंस बढ़ता है? तो सर जब आप कैश, चेक या कोई ड्राफ्ट आप बैंक में जमा करते हो, पेमेंट आपका कोई कस्टमर है जो डायरेक्टली आपके बैंक में जमा कर देता है, या बैंक जब आपको इंटरेस्ट देती है, तो इन सब के वजह से हमारा बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? हाँ सर, अब सब कुछ क्लियर हो गया। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा बैंकिंग ट्रांजैक्शन में? सर हमने पढ़ा, सबसे पहला तो हमने देखा कि बैंक जो है दो तरह का बैंक अकाउंट ओपन करवाती है। एक तो बैंक जो है बिजनेस में ओपन जो कराती है वो सेविंग अकाउंट होता है, दूसरा करेंट अकाउंट होता है। ठीक है, बैंक का बैलेंस जो होता है हमेशा हमारे बुक में हमेशा डेबिट होता है, क्योंकि बैंक जो है हमारे लिए एसेट है। ठीक है, बट बैंक के अकाउंट से पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उनका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। ठीक है, चलो अब हमने देखा कि सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट होते हैं। करंट अकाउंट डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए होते हैं, और सेविंग तो बस पैसा रखने के लिए होता है। करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी होता है। ठीक है, और हमने देखा कि किन किन ट्रांजैक्शन की वजह से आपका बैंक का बैलेंस बढ़ता है और किन किन ट्रांजैक्शन की वजह से आपका बैंक का बैलेंस घटता है, वो हमने देख लिया। चलो अब आप लोग नेक्स्ट पेज में, ठीक है, नेक्स्ट पेज में आप लोग हेडिंग डालोगे चेक रिसीव्ड। चेक रिसीव्ड। अब देखो, आपको अपने कस्टमर से चेक मिलता है, आपको अपने कस्टमर से चेक मिलता है, या किसी आपके डेटर से आपने उधार बेचा, बदले में बाद में फ्यूचर में आपको चेक मिला। ठीक है, आपको चेक रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा होगा कि आप उस चेक को, जैसे ही आपको चेक रिसीव होता है, ठीक है, आपको मिलता है, तो उस चेक को आपको बैंक में जमा करना पड़ता है। ध्यान से सुनना मेरी बात, जब भी आपको किसी कस्टमर से चेक मिलता है तो ऐसा नहीं है कि उस चेक को आप अपने घर में रख लीजिएगा तो वो अपने आप आपके पैसा आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, आपको चेक बैंक में जाके जमा कराना होगा। चेक को क्या कराना होगा? बैंक में जाके जमा कराना होगा। अब यहां पे दो केस बनता है। अब आप सेम डे बैंक में जाके जमा करा रहे हो, ठीक है, या ऐसा होगा कि आप सेम डे नहीं जाके अगले दिन या 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद आप बैंक में जाके जमा कराते हो। बट आपको ध्यान रखना होगा कि हमेशा चेक को विद इन 3 मंथ आपको जमा कराना होगा, नहीं तो चेक क्या हो जाएगा? एक्सपायर्ड हो जाएगी। ये आरबीआई का रूल बोलता है कि चेक को हमेशा 3 मंथ के अंदर जमा करना होता है। ठीक है, आपको यहां पे अगर नोट लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि चेक को 3 मंथ के अंदर डिपॉजिट करना होता है। अपने ही हिंदी लैंग्वेज में लिख लो, चेक को 3 मंथ के अंदर, 3 मंथ के अंदर बैंक में जमा करना होता है। 3 मंथ के अंदर बैंक में जमा करना होता है। कहीं भी आप साइड में इसको लिख सकते हो। ठीक है, 3 महीना के अंदर में जमा करना होता है, और नहीं जमा करेंगे तो सर, नहीं तो चेक एक्सपायर्ड हो जाएगी। ठीक है, नहीं तो चेक एक्सपायर्ड हो जाएगी, नहीं तो चेक एक्सपायर्ड हो जाएगी। ये कौन बोलता है? सर ये आरबीआई का रेगुलेशन है, नहीं तो चेक एक्सपायर्ड हो जाएगी। तो आपने ये पॉइंट तो आपको समझ में आ गया कि चेक, ऐसा नहीं कि चेक मिल जाता है तो आपका बैंक में पैसा अपने आप जमा हो जाएगा, आप उस चेक को बैंक में जाके जमा करना होगा। अब वहां पे 2 ऑप्शन होता है कि आप उसी दिन, जिस दिन आपको चेक मिला, आप उसी दिन बैंक में जमा कर देते हो। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है कि आपको बाद में जमा करते हो, सेम डे नहीं जमा के किसी दूसरे दिन जमा करते हो। ठीक है, तो एक ऑप्शन मैंने क्या बोला? डिपॉजिट इन बैंक ऑन द सेम डे। डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट, डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट ऑन द सेम डे, उसी दिन आप जमा कर देते हो, ऑन द सेम डे। ठीक है, और दूसरा केस क्या बनेगा? सर डिपॉजिट कर रहे हैं इन बैंक अकाउंट लेटर, डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट लेटर। ठीक है, डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट लेटर। अब देखो, कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको चेक जो मिलेगा सैटरडे संडे को मिल गया, तो सैटरडे संडे को तो बैंक बंद रहता है,
तो आपको वैसे भी मजबूरी है कि अगले दिन जमा करना पड़ेगा, यानी मंडे को जमा करना होगा। और वैसे नॉर्मली आपको चेक मिला तो आप तुरंत तो आप जाके बैंक में जमा नहीं कर सकते हैं, तो हो सकता है एक दिन बाद जमा कर दिया। अगर सेम डे जमा करते हैं तो उसकी अलग अकाउंटिंग है, और अगर आप बाद में जमा करते हैं तो उसकी अलग अकाउंटिंग है। अब क्या होगा आप जरा समझो क्या अकाउंटिंग होगा। अब जब चेक मुझे मिला तो ये तो समझ में आ गया कि सर जब चेक मिला हमने बैंक में जमा किया, जैसे ही बैंक में जमा किया तो हमारी बैंक अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। अब देखो यहाँ पे आप एक चैप्टर आगे चल के पढ़ोगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। हम देखेंगे जब हम चेक बैंक में जमा करते हैं तो अपने बुक में तो हम लिख लेते हैं कि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, बट सेम डे बैंक आपके अकाउंट में जमा नहीं करती, क्योंकि उसको वेरिफिकेशन करना होता है चेक का कि सही जिस पर्सन ने चेक दिया है वो जेन्युइन है कि नहीं, उसके अकाउंट में बैलेंस है कि नहीं, साइन मैच कर रहा है कि नहीं, बहुत सारे नियम होते हैं। वो चेक करने के बाद ही बैंक जो होता है उस जो पर्सन ने चेक दिया है उसके खाते से पैसा निकाल के आपके खाते में जमा करेगी। ठीक है, उसके बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होती है। इसीलिए आगे आपको आज ही आप हमने बात किया था डिसऑनर हो जाता है, अगर कभी किसी कारणवश से पैसा नहीं रहा या चेक में कुछ गड़बड़ी निकला, साइन मिसमैच हो गया, तो चेक क्या किया जाता है, लौटा दिया जाता है बैंक के द्वारा, उसको बोलते हैं डिसऑनर कर दिया गया चेक। ठीक है, तो अभी हम लोग पॉइंट करते हैं कि अब बात करते हैं चेक जब रिसीव होता है बैंक में जमा करते हैं सेम डे, तो हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग क्या करेंगे सर, हम मानेंगे कि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया है, यानी बैंक अकाउंट को हम डेबिट करने वाले हैं। क्या करेंगे सर, हम जो इसकी एंट्री करेंगे वो करेंगे सर बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। क्यों, क्योंकि हम बोलेंगे कि हमारे बैंक में पैसा चला गया। ठीक है, और कस्टमर, जिस कस्टमर से पैसा मिला है उस कस्टमर का नाम, ठीक है, उस कस्टमर का नाम हम लोग लिखने वाले हैं, यानी कस्टमर्स अकाउंट को हम क्या करेंगे सर, क्रेडिट करेंगे। बैंक अकाउंट को हमने क्या किया, डेबिट किया, और कस्टमर अकाउंट को क्या किया, क्रेडिट किया। नरेशन क्या होगा, नरेशन होगा बीइंग चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बीइंग चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, पैसा को बैंक में, चेक को बैंक में जमा कर दिया गया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो सेम डे तो कोई झंझट ही नहीं है, बैंक को डेबिट कर दिया, कस्टमर को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अब अगर हम सेम डे नहीं जमा करते हैं, दूसरा केस होता है कि अगर हम बाद में जमा करेंगे, आज के आज नहीं जमा किए, दूसरे दिन जमा किए, तो बताओ चेक जब किसी ने दिया, ठीक है, चेक जब दिया तो उसके खाते को तो क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा पैसा रखा था, उसने चेक दे दिया तो उसके खाते को तो क्रेडिट करना पड़ जाएगा। अब पैसा तो बैंक में अभी जमा भी नहीं हुआ, क्योंकि हमने डिपॉजिट भी नहीं कर दिया चेक अभी, तो उस केस में क्या करेंगे, तो सर उसकी अकाउंटिंग होगी, जब चेक हम जमा नहीं किए रहते हैं तो हमारे पास जो चेक रहता है वो भी एक एसेट के फॉर्म में होता है, उसे हम बोलते हैं चेक इन हैंड, उसे हम क्या बोलते हैं, चेक इन हैंड। तो हम यहाँ पे एंट्री करने वाले हैं, यहाँ पे क्या एंट्री करेंगे सर, चेक इन हैंड को डेबिट करेंगे। चेक इन हैंड अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू कस्टमर अकाउंट। जो भी कस्टमर मिला होगा उस कस्टमर का नाम यहाँ पे लिख लेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। ठीक है, नरेशन क्या होगा, नरेशन बहुत सिंपल, बीइंग चेक रिसीव, बीइंग चेक रिसीव्ड। ठीक है, अब देखो ये पहली एंट्री थी। अब चेक जिस दिन जमा करने जाएंगे, आज नहीं तो कल तो चेक तो जमा करेंगे ना जी। अब जिस दिन हम जमा करेंगे उस दिन क्या होगा, हम बैंक बैलेंस को बढ़ा देंगे, ऑब्वियसली बैंक अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और ये जो चेक इन हैंड जो हमारा असेट था जिसको हम डेबिट किए थे उसको हम क्रेडिट कर देंगे टू चेक इन हैंड अकाउंट, चेक इन हैंड अकाउंट। तो नरेशन क्या हो गया, नरेशन क्या होगा, वही बैंक चेक डिपॉजिटेड, बैंक चेक डिपॉजिटेड। ठीक है, चलो तो हमने दो तरह से देख लिया अकाउंटिंग। ठीक है, यहाँ पे बीच में एक लाइन खींच दो जिससे कि आपको अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि ये दो अकाउंटिंग है। अगर सेम दिन जमा, सेम डे जमा कर देते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, कोई झमेला नहीं है। ठीक है, अगर हम सेम डे नहीं जमा करते हैं तो जिस दिन हमको चेक मिला उस दिन हम क्या एंट्री करेंगे सर, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, और जिस दिन हम जमा करने जाएंगे उस चेक को तो उस दिन एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट।
अब देखो, अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि सर अगर ये बोले ही नहीं कि चेक आज जमा किए कल जमा किए, क्वेश्चन साइलेंट हो, ट्रांजैक्शन साइलेंट हो, तो क्या करेंगे? तो इसके लिए नोट लिख लो कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है, ठीक है, तो हम हमेशा मानेंगे कि सेम डे चेक डिपॉजिट हो गया। इफ क्वेश्चन, नीचे में लिखना, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, तो हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि सेम डे चेक डिपॉजिट हो गया, यानी हम एंट्री करने वाले हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। एज्यूम करेंगे सेम डे, एज्यूम करेंगे सेम डे चेक हैज बीन डिपॉजिटेड इनटू बैंक, सेम डे चेक हैज बीन डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सेम डे क्या हो गया, चेक जमा हो गया, चेक हैज बीन डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सेम डे क्या हो गया, चेक जमा हो गया। ठीक है, चलो, तो हम ये समझ लिए कि चेक का हम लोग क्या एंट्री करने वाले हैं। तो जब भी कभी चेक रिसीव होगा, ठीक है, तो उसका ध्यान देना होगा कि सेम डे हुआ है या अलग दिन में हुआ है। अगर कुछ नहीं बोले तो हम मान के चलेंगे सेम डे हुआ है और बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट कर देंगे। अगर अलग डे पे हुआ है, लेटर हुआ है, तो हम चेक इन हैंड को डेबिट करेंगे, कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और फिर जब जमा करेंगे जिस दिन, उस दिन बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और चेक इन हैंड को क्रेडिट करेंगे। क्लियर? चलो, अब आप लोग नेक्स्ट पेज में हेडिंग डालो एग्जांपल्स। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शन। हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अब हम लोग का बैंकिंग ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, ठीक है, बट हम लोग को प्रैक्टिस करने की भी जरूरत है। हमने सारी बात देख लिया कि जब कब बैंक का बैलेंस बढ़ता है, कब बैंक का बैलेंस घटता है, ठीक है, चेक जब मिलता है तो हम क्या एंट्री करते हैं, यानी कि चेक के केस में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, चलो, तो सबसे पहला, जब हम अकाउंट अपना खोलते हैं, यानी ओपन करते हैं, ओपनड एंड अकाउंट, ओपनड एंड अकाउंट, एक खाता हम लोग खोल रहे हैं बाय डिपॉजिट। देखो, जब भी आप अकाउंट खोलते हो तो कुछ पैसा आपको जमा करना पड़ता है, बाय डिपॉजिटिंग कैश इनटू बैंक, कैश इनटू बैंक। ठीक है, ऑफ रुपीज मान के चलो 10,000। ठीक है, हमने क्या किया, खाता खोला, एक अकाउंट खोला, ओपन किया एक अकाउंट, ठीक है, कैश जमा करके बैंक में। अब बताओ फटाफट क्या एंट्री होगी? तो सर बहुत सिंपल है, इसकी एंट्री होगी, बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं खाता खोलने की वजह से, तो बैंक अकाउंट हमारा बढ़ रहा है सर, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगी 10,000 से, और सर कैश हमारे पास से जा रहा है तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से। बहुत सिंपल है सर। ठीक है, चलो, अब सेकेंड ट्रांजेक्शन देखते हैं। हम पेमेंट कर रहे हैं राम को, हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं राम को, जो हमारा क्रेडिटर है। अब किसको पेमेंट करेंगे, क्रेडिटर को ही, जिसका पैसा हम रखे हैं उसी को पेमेंट करेंगे। तो हम राम को पेमेंट कर रहे हैं, जो हमारा क्रेडिटर है, 5,000 रुपया, 5,000 रुपया बाई चेक, बाई चेक। ठीक है, अब चेक से पेमेंट कर रहे हैं राम को। अब मुझे फटाफट बताओ क्या एंट्री होगा। ठीक है, अब देखो एक चीज, हमने जब चेक हमको मिलता है तो हम ये देखते हैं कि सेम डे जमा हुआ है बैंक में या अगले दिन जमा हुआ है, वो देखते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम किसी को चेक देंगे, ठीक है, हमारे पास से चेक जाएगा, तो हमको ये देखने की जरूरत नहीं है कि सामने वाला बंदा किस दिन बैंक में जमा कर रहा है। बस हमने चेक दिया, इसका मतलब मान लेंगे कि हमारा बैंक बैलेंस घट गया। ठीक है, हम अपने बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर लेंगे। तो यहां पे हम किसको पेमेंट कर रहे हैं, सर राम को। राम हमारा क्रेडिटर है, यानी राम हमारा क्रेडिटर है, तो हम राम को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्यों सर राम को डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा लाइबिलिटीज जो है, यहाँ राम जो है लाइबिलिटीज है और वो घट रहा है, वो माइनस हो रहा है, इसीलिए हम राम को डेबिट कर रहे हैं। राम को डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे, सर बैंक बैलेंस घट रहा है तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करो। राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना, 5,000। ठीक है, चलो, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। हम रेंट पे कर रहे हैं चेक इशू करके, पेड रेंट बाय इशूइंग चेक, बाय इशूइंग चेक। हमने रेंट पे किया, चेक इशू किया 2,000 का। फटाफट बताओ क्या एंट्री होगा। तो सर बहुत सिंपल है, खर्चा है, रेंट तो हमारे लिए खर्चा है, क्योंकि हम रेंट पे कर रहे हैं, तो खर्चा है, तो खर्चा को तो सर डेबिट करोगे, खर्चा को डेबिट करो, रेंट अकाउंट को डेबिट करो।
खर्चा है, इसीलिए आप रेंट अकाउंट को डेबिट किए 2000 से। और किसको क्रेडिट करोगे सर? चेक इशू कर, जब भी चेक देंगे तो हम बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना से? 2000 से। चलो अब हम लोग नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन नंबर 4। ठीक है, ₹500 विथड्रॉन। विथड्रॉन का मतलब क्या होता है बाबू? निकाला, निकाल लिए। ₹500 विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज। तो ये तो सर पढ़ाई ही थे कि जब भी पर्सनल यूज के लिए कभी भी पैसा निकालते हैं तो ड्रॉविंग को डेबिट करते हैं हमेशा। हमेशा किसको डेबिट करते हैं? ड्रॉविंग्स को डेबिट करते हैं। कैश निकालते तो कैश कर देते, लेकिन यहां तो बैंक से पैसा निकाल रहे हो तो बैंक को हम क्रेडिट करेंगे सर। कितना से? 500 से। ठीक है, चलो ये सब ट्रांजेक्शन आपको खुद से, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खुद से कर लोगे, बस मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं यहां पे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं चेक रिसीव फ्रॉम मोहन। हमको चेक मिला मोहन से, चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। ठीक है, 10,000 का चेक मिला, ध्यान से सुनना। चेक कितने का मिला? 10,000 का चेक मिला और डिपॉजिट हम कर दिए बैंक में, एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे, ऑन द सेम डे। अब देखो यहां पे अगर बस इतना भी लिखा रहता कि चेक रिसीव फ्रॉम मोहन ऑफ ₹10,000, तब भी आपको बैंक अकाउंट डेबिट करना होता, क्योंकि मैंने बोला था कि क्वेश्चन अगर साइलेंट भी रहता है तो हम हमेशा यही मान के चलते हैं कि सेम डे चेक आया और सेम डे जमा हो गया। ठीक है, पर यहां पे तो क्लियरली उछल उछल के बोल रहा है कि हम जमा कर दिए सेम डे। ठीक है, तो क्या एंट्री करोगे सर? बहुत सिंपल है, पैसा मोहन से आ रहा है और हमने बैंक में जमा कर दिया, यानी चेक आया और चेक को हमने बैंक में जमा कर दिया, तो सर हमारा बैंक डेबिट हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10,000 से टू मोहन, क्योंकि हम सेम डे जमा कर दिए, सेम डे जमा कर दिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन हो जाएगा 10,000। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? चेक रिसीव फ्रॉम राम। यहां पे चेक रिसीव हो रहा है किससे? राम से। चेक रिसीव हो रहा है राम से, कितने का? 5,000 का, ऑफ ₹5,000। 5,000 का चेक रिसीव हुआ और उसको सेंड आर नॉट सेंड, नॉट सेंड टू बैंक ऑन द सेम डे। अब भाई साहब ये बोल दिया कि हमको राम से चेक मिला, बट सेम दिन, उसी दिन हम बैंक नहीं जमा करा पाए चेक को, हमारे पास स्टाफ नहीं होगा या कुछ भी सैटरडे संडे आ गया होगा, उसकी वजह से सेम डे चेक जमा नहीं हुआ। अब क्या एंट्री करोगे बताओ फटाफट। तो सर आपने बताया था कि जब भी बैंक में सेम डे जमा नहीं होता है तो वहां पे चेक इन हैंड को डेबिट करते हैं। क्या डेबिट करते हैं? चेक इन हैंड को, क्योंकि सर ये हमारे लिए असेट है, बैंक में तो पैसा अभी जमा नहीं हुआ है, तो इसलिए चेक इन हैंड को हम डेबिट करेंगे 5,000 से। और जिससे मिला है, किससे मिला है सर? राम से मिला है, तो राम को क्रेडिट कर देंगे 5,000 से। ठीक है, चलो अब आप अगला ट्रांजेक्शन देखो, ट्रांजेक्शन नंबर 7। ट्रांजेक्शन नंबर 7, ट्रांजेक्शन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि राम का चेक, अब देखो मंडे हुआ, राम का चेक हम जमा कर दिए, राम का चेक क्या हुआ? डिपॉजिट हो गया बैंक में। राम का चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, पैसा जो राम का जो चेक था वो बैंक में जमा हो गया। तो क्या एंट्री करोगे फटाफट बताओ। सर बैंक में जमा हुआ तो बैंक का पैसा बढ़ गया, यानी बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, वही 5,000 से, क्योंकि राम का चेक कितने का था? 5,000 का था सर, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और जो चेक इन हैंड हमने डेबिट किया था उसको हम क्रेडिट करके उसको खत्म कर देंगे, क्योंकि अब वो चेक बैंक के पास चला गया है और बैंक ने हमारे अकाउंट में पैसा जमा कर दिया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, कितना? 5,000। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, ये थोड़ा अलग ट्रांजेक्शन है, इसको थोड़ा ध्यान से सोचना। ठीक है, यहां पे क्या बोल रहा हूं? मोहन का चेक, मोहन का चेक जो हो गया, क्या हो गया? डिजॉनर हो गया। मोहन चेक इज डिजॉनर। भाई साहब मोहन का चेक क्या हो गया? डिजॉनर हो गया।
अब मुझे फटाफट बताओ, अब कहीं ना कहीं आपने मोहन की ट्रांजेक्शन देखी थी। यहाँ पे देखो, मोहन से चेक मिला था और हमने बैंक में जमा कर दिया। अब बैंक को हमने डेबिट कर दिया, मोहन को हमने क्रेडिट कर दिया। ध्यान से सोचना, अब बैंक ने देखो, हम क्या बोले थे कि चेक जो होता है जब हम बैंक में जमा करते हैं तो बैंक क्या करती है, उसकी वेरिफिकेशन करती है कि जिसने चेक दिया है, यानी मोहन ने चेक दिया है, तो मोहन के खाता में पैसा है या नहीं है। सबसे पहले तो पहला चेक वो होता है कि चेक करके देखो कि मोहन के खाता में पैसा है या नहीं। अब मान के चलो मोहन के खाता में पैसा नहीं है, तब तो वैसे भी चेक डिजॉनर हो गया, चेक बाउंस बोला जाता है कि चेक बाउंस हो गया। अब उसके केस में मोहन को हैवी पेनल्टी भी देना पड़ेगा, क्योंकि मोहन ने क्या किया, यहाँ पे बेईमानी की है। मोहन जब चेक दिया तो उसके उसके अपने खाते में पैसा मेंटेन करनी चाहिए थी, बट उसने पैसा मेंटेन नहीं किया, जिसकी वजह से चेक बाउंस हो गया। चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। अब दूसरा केस हो सकता है, अकाउंट में जो आपका बैलेंस तो था, लेकिन आपने जो चेक दिया उसमें आपने जो साइन की वो मिसमैच हो गई, यानी बैंक के पास जो आपकी साइन थी उससे वो मैच नहीं कर रही है। या आपने, मोहन ने चेक दिया मुझे और मैंने क्या किया, गलती से घर में गया और गलती से बच्चे ने चेक को थोड़ा सा मोड़ दिया, या कहीं से कुछ फट गया, ठीक है, उस केस में उस चेक को बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो डिजॉनर कर देगी। तो डिजॉनर करेंगे तो सर क्या एंट्री करेंगे। अब देखो, डिजॉनर जब हो जाता है चेक, तो उस केस में क्या होता है कि आपको जो एंट्री किए हो उसको रिवर्स करना है। यानी आपने बैंक को डेबिट किया, आपको जब चेक मिला था और जमा किया था तो आपने बैंक को डेबिट किया था, अब आपको बैंक को क्रेडिट करना होगा। और फिर से, अब ऐसा थोड़े ना मोहन को आप छोड़ दोगे, उसका चेक मान के चलो उसने चेक गलती से क्या बोलते हैं, उसका चेक फटा निकला, या मान के चलो उसके अकाउंट में पैसा नहीं था, तो मोहन को छोड़ दोगे? नहीं सर, मोहन को फिर से पकड़ेंगे, बोलेंगे पैसा लाओ, यानी मोहन को फिर से हम डेबिट करेंगे। मोहन को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। चलो, तो क्या एंट्री करेंगे सर, यहां पे एंट्री करने वाले हैं मोहन्स अकाउंट डेबिट। मोहन को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और किसको क्रेडिट करेंगे सर, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। यानी फिर से वापस से हमने जो बैंक बैलेंस बढ़ा दिया था उस वहां पे हमने बैंक बैलेंस को कम किया और मोहन को फिर से पकड़ा कि अब तुमको फिर से पैसा देने पड़ेंगे। तो कितने का था सर, 10,000 का था, 10,000 का था, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, हमको चेक मिला, चेक रिसीव किए, चेक रिसीव किए सोहन से। हमारा कोई कस्टमर था सोहन, ठीक है, और सोहन से हमने चेक रिसीव किया 5,000 का। सोहन क्या था, कस्टमर था, ठीक है। हमने सोहन से रिसीव किया 5,000 का चेक, ठीक है, और उस चेक को हम इंडोर्स कर दिए पंकज को। ये क्या होता है समझो, आर इंडोर्स्ड टू पंकज। ये क्या होता है सर, इंडोर्स। इंडोर्स मतलब होता है कि आप अपना चेक किसी दूसरे को दे दिए। अब देखो, सोहन से मुझे पैसा लेने थे और पंकज को देने थे, तो हम सोचे कि सोहन का चेक हम बैंक में जमा करेंगे, फिर पंकज को चेक इश्यू करेंगे। ऐसा करते हैं, हम दोनों के बीच में तो ट्रस्ट है, तो हम क्या करते हैं, सोहन का जो चेक है वो पंकज को दे देते, ठीक है। तो क्या होगा कि पंकज के खाते में पैसा जमा हो जाएगा, तो हमारा झंझट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इंडोर्स का मतलब होता है कि आप चेक जो है ना, अपना चेक लेके किसी दूसरे को दे दिए। अब पंकज कौन होगा, देखो पंकज से पैसा लेना, पंकज को पैसा देना होगा, यानी वो हमारा क्रेडिटर होगा, तभी तो हम उसको चेक देंगे, ठीक है। तो सर एंट्री क्या करेंगे, सिंपल है, जिसके पास चेक गया यानी जो हमारा क्रेडिटर था, अब वो हमारा खत्म हो जाएगा, यानी पंकज को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। पंकज को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। टू, किससे चेक मिला सर, सोहन से, टू सोहन। देखो अकाउंट्स लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आप अकाउंट्स लगाना चाहो तो एपस्ट्रॉप एस उसके बाद आप अकाउंट्स लगा सकते हो, बट लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है। कितना का चेक था, 5,000 का था, हमने चेक क्या किया, इंडोर्स किया। अब ये एंट्री को मैं थोड़ा इंपोर्टेंट मार्क करवा देता हूं कि आप इसको ध्यान में रखना, कि हो सकता है आप कभी कभी भूल जाते होंगे कि जब किसी कस्टमर से चेक मिलता है और किसी दूसरे को देते हैं, तो जिसको देते हैं उसको डेबिट करते हैं और जिससे मिलता है उसको हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की बात कर लेते हैं, ट्रांजेक्शन नंबर 10। ट्रांजेक्शन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि राम डायरेक्टली डिपॉजिटेड ऑफ रुपीज 10,000 इन बैंक अकाउंट।
राम ने क्या किया, सीधे बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया जमा कर दिया। यानी कोई कस्टमर था जो सीधे, राम करके कस्टमर था, सीधे मेरे पैसा मेरे अकाउंट में जमा कर दिया। बताओ क्या एंट्री होगी? वेरी सिंपल सर, बैंक तो बढ़ेगा इसके वजह से, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, 10,000 से। और जितने पैसा आया यानी राम से पैसा आया तो हम राम को क्या करेंगे सर, क्रेडिट कर देंगे 10,000 से। राम को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे 10,000 से। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, ट्रांजेक्शन नंबर 11। बैंक कभी बैंक चार्ज ले लेती है, कोई बैंक चार्ज ले ली, कोई इंसिडेंटल चार्ज ले ली, ठीक है, बहुत सारा नाम होता है कि प्रोसेस चार्ज ले ली, ठीक है, एक दो नाम और लिख देता हूं, इंसिडेंटल चार्जेस, इंसिडेंटल चार्जेस। बैंक कभी कभी कमीशन ले लेती है, बैंक कमीशन ले लेती है, ठीक है। तो जो भी ये सब क्या है, हमारे लिए खर्चा हो जाएगा सर। हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, खर्चा को डेबिट करेंगे, यानी बैंक चार्जेज होगा, इंसिडेंटल चार्जेज होगा, बैंक कमीशन होगा, उसको डेबिट करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैंक चार्जेज, ठीक है। अगर वहां यहीं पे इंसिडेंटल चार्ज रहता तो इंसिडेंटल चार्जेज अकाउंट क्या करते, डेबिट करते। वो हमारे पैसा अकाउंट से, कभी कभी आपने सुना होगा कि अकाउंट से पैसा कट गया, अकाउंट से पैसा कट गया, क्योंकि कभी कभी बैंक चार्ज लेती है, जैसे एटीएम चार्ज ले लेती है, ठीक है। तो बैंक चार्जेज अकाउंट को डेबिट करना है और बैंक अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट करना है। बैंक अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट करना है, ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है सर, कभी कभी बैंक इंटरेस्ट भी तो देती है, ₹500 अलाउड इंटरेस्ट, ₹500 allowed interest on credit balance, on credit balance, यानी हमारा जो पैसा था उस पे बैंक ने इंटरेस्ट दिया है बाय द बैंक। तो क्या एंट्री करोगे सर, इसकी एंट्री क्या होगी, पैसा आया है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट दिया है और इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम होता है सर, तो इंटरेस्ट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना, 500, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 500, ठीक है। अब बताओ, कभी कभी बैंक ओवरड्राफ्ट पे आपसे इंटरेस्ट लेगी भी। मैंने क्या बोला कि इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, मान के चलो 1,000 रुपया आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर रही है बैंक, इंटरेस्ट इज चार्ज्ड बाय द बैंक, इंटरेस्ट इज चार्ज बाय द बैंक। किस पे, आप ओवरड्राफ्ट कर लिए, आप अपने अकाउंट से ज्यादा पैसा निकाल लिए, उस पे आपको बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। तो क्या एंट्री करोगे सर, वेरी सिंपल है कि जब भी बैंक चार्ज कर रही है तो वो हमारे लिए तो खर्चा होगा सर, तो खर्चा को तो हम डेबिट करेंगे, यहाँ पे इंटरेस्ट हमारे लिए खर्चा है। आप बोलोगे इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट अकाउंट क्या करोगे, आप डेबिट करोगे और टू बैंक, क्योंकि ये जो चार्ज ले रही है, ये जो इंटरेस्ट ले रही है, आपके खाते में से बैंक काट लेगी पैसा, तो 1,000 रुपया हम क्या करेंगे सर, क्रेडिट कर देंगे टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं ये प्रैक्टिस करा रहा हूं, आपके बुक में भी अवेलेबल होगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। चलो और एक दो ट्रांजेक्शन है, मैं चाहता हूं देखो आप लोगों को कुछ भी ऐसा ना हो कि मिस हो, कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन है जो क्लियर ना हो, ऐसा नहीं मैं नहीं होने दूंगा, मैं सारा ट्रांजेक्शन आपको कवर कराऊंगा, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं लोन की, कि हम कभी कभी बैंक से लोन लेते हैं। मान के चलो हमने 1,00,000 रुपया का लोन लिया, लोन ऑफ ₹1,00,000 टेकन फ्रॉम बैंक। हमने क्या किया, बैंक से लोन लिया, ठीक है, हमने क्या किया, बैंक से लोन लिया। अब मुझे फटाफट बताओ क्या एंट्री करोगे। तो सर बहुत सिंपल है, बैंक से लोन लेंगे तो पैसा तो बैंक में आएगा, ऐसा तो नहीं है कि बैंक लोन नगद में देगा, कैश में दे देगा, ठीक है, वो तो बैंक में पैसा जमा कर देगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और बैंक लोन तो मेरे लिए सर लाइबिलिटीज है, तो बैंक लोन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा सर 1,00,000 रुपया से, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 1,00,000 रुपया। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, कि बैंक लोन पे बैंक तो इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी ना, इंटरेस्ट चार्ज करेगी, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, बैंक लोन पर इंटरेस्ट भी तो बैंक चार्ज करेगी, बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन चार्ज्ड बाय बैंक, चार्ज बाय बैंक, ठीक है। मान के चलो
1000 रुपीज चार्ज की, 1000 रुपया, क्या एंट्री करोगे फटाफट मुझे बताओ। सर जब भी इंटरेस्ट चार्ज करेगी बैंक लोन पे तो हमारा तो खर्चा हो जाएगा ना सर, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, खर्चा को तो हम डेबिट करते हैं ना, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन को हम डेबिट करेंगे सर। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, कितने से 1000 टू बैंक लोन। अब सर ये खर्चा ऐसा थोड़ी ना है कि हमको हर महीना चुकाना पड़ेगा, ये बैंक लोन में जुड़ता चला जाएगा, बैंक लोन में क्या हो जाएगा, ऐड होता चला जाएगा, इसीलिए टू बैंक लोन अकाउंट। अब देखो ये सब जो ट्रांजेक्शन है इसमें बच्चे को दिक्कत होती है, इसीलिए मैं इसको प्रैक्टिस करा रहा हूं। आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको जर्नल में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आप रीपेमेंट जब करोगे लोन का, जब पैसा चुकाओगे बैंक को, रीपेमेंट करोगे बैंक लोन का, तो क्या एंट्री करोगे। सर बैंक लोन का जब भी रीपेमेंट करेंगे तो हमारा लायबिलिटीज कम हो जाएगा, यानी बैंक लोन को हम डेबिट कर देंगे, बैंक लोन को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और टू कैश, अगर कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो कैश में, बैंक में पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक में, ठीक है, टू कैश और बैंक अकाउंट। तो इतने सारे ट्रांजेक्शन्स थे बैंक से संबंधित, मैंने ऑलमोस्ट सारे ट्रांजेक्शन कवर करा दिए। अब आपको क्या करना है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने साथ में नोट भी करते गए, आपको वीडियो को पॉज कर लेना और एक बार सारे ट्रांजेक्शन्स को गो थ्रू कर लेने हैं, ठीक है। चलो इसके साथ ही मैं आपको एक होमवर्क भी दे रहा हूं, कि आपको क्या करना है, आप अपने बुक से क्वेश्चन 12 से लेके क्वेश्चन 15 तक करोगे और मुझे कमेंट्स करके बताओगे कि आपसे ये क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। और साथ में इसके अलावा अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपके बुक में इलिस्ट्रेशन भी दिया हुआ है, ठीक है, आपके बुक में इलिस्ट्रेशन भी दिया है, तो वहां से भी आप क्वेश्चन नंबर 23, 24 और 25 जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद आपको ये होमवर्क करने हैं 12 से लेके 15 तक, ठीक है। चलो तो मैं फटाफट आज के क्लास को मैं रिवाइज करा देता हूं कि आज हम लोगों ने क्या सीखा। तो सर आज हमने सबसे पहले तो स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्शंस की 2 पॉइंट थी जिसको हमने कवर किया, कि अगर कभी मशीन वगैरह में रिपेयर कराते हैं, ठीक है, इंस्टॉलेशन वगैरह कराते हैं, और अगर हम सेम डे जिस दिन मशीन खरीदे अगर उसी दिन हम कराते हैं, जो भी खर्चा होता है तो वो एसेट का पार्ट होता है, यानी उससे मशीन अकाउंट डेबिट हो जाता है। बाद में कभी छोटा मोटा रिपेयरिंग वगैरह कराते हैं तो उसके लिए रिपेयर का खर्चा हम डेबिट करते हैं, ठीक है। और जब कभी ऐसा करते हैं कि मशीन में चेंज करते हैं, रिनोवेट करते हैं, जिससे उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर उसे कैपिटलाइज करते हैं, यानी मशीन अकाउंट डेबिट करते हैं। उसी तरह से हमने देखा कि अगर हम बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करते हैं तो बहुत सारे मटेरियल के खर्चे होते हैं, लेबर के खर्चे होते हैं, मजदूरी के खर्चे होते हैं, वो सब बिल्डिंग का पार्ट होता है। इसीलिए हमेशा जब भी रॉ मटेरियल वगैरह खरीदोगे बिल्डिंग को बनाने के लिए तो वो सब बिल्डिंग अकाउंट में ही डेबिट होगा, ठीक है। उसके बाद हमने शुरुआत की बैंकिंग ट्रांजैक्शन से। अब बैंकिंग ट्रांजैक्शन में हमने क्या देखा कि देखो बैंक में जो खाता होता है वो 2 टाइप का होता है बिजनेस के लिए, एक तो सेविंग होता है, दूसरा करंट अकाउंट होता है। करंट अकाउंट डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए होता है, तो सेविंग होता है कि जो आपका पास एडिशनल पैसा आप उसमें जमा करके रखते हो, ठीक है। अब करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट की भी फैसिलिटी होती है, जिसपे बैंक क्या करती है, चार्ज लेती है। अगर आपके खाते में जो पैसा है उससे आप ज्यादा निकाल लेते हो तो बैंक चार्ज लेती है उस पर, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि किन किन परिस्थिति में बैंक का बैलेंस बढ़ जाता है और बैंक का बैलेंस किन किन परिस्थिति में घटता है। हमने देखा कि बैंक में जब आप चेक जमा करते हो, कैश जमा करते हो या कोई ड्राफ्ट जमा करते हो तो बैंक की बैलेंस बढ़ जाती है। कस्टमर सीधे आपके खाते में पैसा जमा कर देता है तो बैंक की बैलेंस बढ़ जाती है, या बैंक कभी कभी इंटरेस्ट वगैरह देती है आपके सेविंग अकाउंट पे तो उससे बैंक की बैलेंस बढ़ती है। अब किन परिस्थिति में बैंक की बैलेंस घटेगी, अब देखो आप कैश निकाल रहे हो बैंक से, चाहे वो आप पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हो चाहे वो ऑफिशियल यूज के लिए निकाल रहे हो, लेकिन बैंक की बैलेंस घटेगी, ठीक है। दूसरा, आप चेक इशू कर रहे हो किसी खर्चा के लिए या किसी क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए, ठीक है, आपसे बैंक चार्ज काट रही है, ठीक है, कोई इंटरेस्ट वगैरह काट रही है, तो इन सब के वजह से क्या हो जाता है, बैंक का बैलेंस घट जाता है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, कस्टमर का जब चेक आता है तो हम जमा करते हैं तो बैंक का बैलेंस घट जाता है, बाद में बैंक का बैलेंस बढ़ जाता है और बाद में वो चेक डिजॉनर हो जाता है। तो चेक अगर डिजॉनर हो जाता है तो बैंक का बैलेंस को हमको क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है, ठीक है। ये हमने देखा। फिर हमने बात की कि जब चेक रिसीव होता है, चेक रिसीव होता है तो उसमें देखना पड़ता है कि क्या चेक सेम डे जमा हो गया। अगर सेम डे जमा हो गया तो कोई झंझट नहीं है, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दो और पार्टी जिससे चेक मिला है उसको क्रेडिट कर दो। लेकिन
अगर सेम डे जमा नहीं किया किसी कारणवश, हॉलीडे हो गया, बैंक हॉलीडे हो गया, सैटरडे संडे हो गया, उसकी वजह से हम चेक नहीं जमा किए सेम डे, तो जिस दिन चेक आया उस दिन एंट्री करेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, ठीक है। और जिस दिन जमा करने गए तो दूसरा एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, ठीक है। तो उसके लिए हम चेक रिसीव के लिए इस तरह से एंट्री करते हैं। सर अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, कुछ भी नहीं बोले, तो अगर उस केस में अगर कुछ भी नहीं बोलता है तो हम हमेशा मानते हैं कि सेम डे जमा हो गया, यानी बैंक अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, पार्टी को क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं चेक इशू करने का, यानी हम चेक कभी किसी को देते हैं, हर हाल में हमको यह देखने की जरूरत नहीं कि वो बंदा कब जमा करेगा, जब चेक आपने इशू किया आप बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दो, ठीक है। उसके अलावा हमने बहुत सारे एग्जांपल्स किए बैंकिंग ट्रांजैक्शन का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर पसंद आए होंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए। और आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं कि आपको आपका आज का वीडियो कैसा लगा, आपको लगता है कि अगर कुछ फीडबैक, कुछ इंप्रूवमेंट होनी चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। चलो फिर हम लोग आज जर्नल के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं, यानी यहां पे आपका जर्नल का जो चैप्टर हो जाता है खत्म, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, ठीक है। आप लोग जर्नल का प्रैक्टिस कर लेना, जितने सारे क्वेश्चंस हैं उसको करना, और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं बनता है तो जरूर कमेंट्स करके आप बताना कि हमें सर ये क्वेश्चन नहीं बन रही है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।